तो हमने अभी एसी फंडामेंटल शुरू कर दिया है ना। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? एसी फंडामेंटल। ठीक, हमने सप्लाई सिस्टम में पढ़ा था। हमारे पास जो सप्लाई सिस्टम है कितने प्रकार की हैं? कौन कौन सी? डीसी एंड एसी, डीसी सप्लाई एंड एसी सप्लाई। डीसी जो सप्लाई होती है वो क्या होती है भाई? दिशा और परिवर्तन समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। ठीक, बहुत सही है। एसी सप्लाई क्या होती है और कोई दूसरा बताएगा? दिशा और परिमाण के साथ समय एकदम परिवर्तित होता है। हाँ, बिल्कुल सही। डीसी जो करंट होती है या डीसी करंट कहना सही रहेगा। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट ही हो गया। लोग कहते हैं डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, इसका कोई मतलब नहीं है। डीसी का मतलब ही होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है। एसी का मतलब होता है एसी करंट नहीं, एसी का मतलब ही होता है अल्टरनेटिव करंट। एसी वोल्टेज नहीं होती है। ठीक है, अल्टरनेटिव वोल्टेज हो सकती है, मतलब उसे एवी भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं क्या? बोलचाल सामान्य भाषा में, ये एसी वोल्टेज है, ये एसी करंट है, ये एसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है ना। तो ऐसे नहीं करना है। एसी करंट एसी हम लोग इसलिए कह देते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का ही नाम ज़्यादा आता है, क्योंकि वोल्टेज आप सभी लोग जानते हैं एक तरह से प्रेशर होता है। लेकिन हमारे जो सर्किट में रन करता है वो क्या होता है? करंट होता है। इसलिए हम पूरा अपना चैप्टर पढ़ते हैं एसी फंडामेंटल के नाम से ही, करंट के नाम से ही पूरा चैप्टर ही हमारा रहेगा। ठीक है। तो हमने पढ़ा था भाई, जो हमारा सप्लाई सिस्टम है, बैठ जाइए आप लोग, जो सप्लाई सिस्टम है तो कितने प्रकार का है भाई? एक हमने पढ़ लिया था डीसी, ठीक है, और एक हम पढ़े थे एसी। यही इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है भाई? डायरेक्ट करंट। और इसे हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। ठीक है। अल्टरनेटिव करंट, ये क्या है? ठीक है, करंट। इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। इसका अल्टरनेटिव मतलब आप रिवर्स से भी जान सकते हैं। रिवर्स इसका मतलब होता है रिवर्स, जो करंट रिवर्स कर जाए। ठीक है। देखिए, अगर हम इसके सिंबल की बात करें, इसका जो सिंबल होगा वो प्लस और माइनस, ऐसे हम लोग बैटरी को दिखाते हैं। ठीक है। ये होता है बड़ा वाला जो होता है वो प्लस, छोटा वाला माइनस। ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर इसको हम एक लोड लगा दें यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, और इसको ऐसे क्लोज कर दें, मतलब हमारा बंद परिपथ बन जाए, तो ये करंट प्लस से जाएगी और माइनस में इन करेगी। ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है ये ऐसे दिखाया जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है। यहाँ एक वेव बना के दिखा देंगे। अब ये करंट मान लीजिए यहाँ मान लीजिए आपका लोड हम लगा दिए भाई ऐसे। अब देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो इसमें एक समय में तो हम देखेंगे करंट ए से जा रही है, लेकिन दूसरे बार क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी, करंट बी से जाएगी, फिर ए से जाएगी, फिर बी से जाएगी। इसका डायरेक्शन बदलता रहेगा, और डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी, जो इसका मान होगा वो भी बदलता रहेगा। ये होती है एसी। ठीक, कल हमने इसको बढ़िया से डिस्कस किया था ना। और उसके बाद देखिए ये जो होगा भाई, अगर हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखे थे डीसी में, हमने क्या देखा था भाई? जैसे मान लीजिए आपकी बैटरी हो गई सबसे प्योर, अच्छा एग्जांपल बैटरी का हम लेते हैं। ठीक है। अब ये जो बैटरी हो गई, मान लीजिए हमारे पास जो भी बैटरी है वो भी बराबर है 6 वोल्ट की बैटरी है, हमने एक बैटरी ले लिया। तब जब हम इसका ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जब खींचेंगे, अभी लक्षण, जब इसका आउटपुट ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम इसका आउटपुट, इसका जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जब ग्राफ निकालते हैं आउटपुट की, हमारी जो डीसी करंट है आउटपुट में किस तरह से मिलेगी,
तो आप देखेंगे इस समय के साथ ना परिवर्तित नहीं होती है। जैसे ये मान लीजिए टाइम t है, तो हमारा अगर यहाँ से 6 वोल्ट स्टार्ट हुआ, ये 0 होगा। Yes, sir. 6 वोल्ट अगर हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखें, अगर हम 6 वोल्ट यहाँ पे दर्शा रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में, तो हम देखते हैं ये समय के साथ लगातार ऐसे चलती रहती है, मतलब परिवर्तित नहीं होगी, कम बेसी नहीं होगी। ये 6 वोल्ट लगातार आपको मिलती रहेगी आउटपुट में, ठीक है। इसी प्रकार हमने देखा था भाई, ये बैटरी हो गया, मान लीजिए सोलर सेल भी हमारा जो होता है वो डीसी होता है, उसका भी हम देखेंगे। यहाँ जो करंट मिलेगी वो डायरेक्ट मिलेगी इस तरह से, यहाँ जो भी करंट रहेगा आपका। इसी प्रकार हमारा जो डीसी जनरेटर होता है उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है भाई डीसी जनरेटर का, देखिए डीसी जनरेटर का जो आउटपुट होता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये प्योर डीसी नहीं होती है, क्योंकि प्योर डीसी क्या होनी चाहिए, उसका मान और दिशा ना बदले। हम देख रहे हैं इसका दिशा तो नहीं बदल रहा है, पॉजिटिव में ही है, लेकिन मान इसका बदल जा रहा है। ये प्योर डीसी नहीं होता है। फिर हम लोग इसको फिल्टर करके प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। प्योर डीसी ये है हमारी, जो मान और दिशा बिल्कुल न बदले, जितना हो उतना कंटिन्यूसली चलता रहे, डायरेक्ट हो बिल्कुल। लेकिन हमारा जो एसी करंट होता है ना, अब देखिए ये 6 वोल्ट है तो हम इसको 6 वोल्ट ऐसे डायरेक्ट दिखा देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं इधर उधर करना रहता है। लेकिन ये जितने भी वोल्ट का रहेगा उसको हम ऐसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अगर दिखाना हो भाई ये, ठीक है, डीसी वोल्टेज को तो हम इसको दिखाते हैं V बराबर V मैक्स, मैक्सिमम कितना वोल्टेज है, फिर यहाँ साइन ओमेगा टी से दिखाते हैं। ये होती है आपकी टोटल। अगर V वोल्टेज को दिखाना होगा तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं V मैक्स, कि मतलब ये मैक्सिमम कितना करंट जा रही है। फिर ये साइन ओमेगा क्या बताएगा, कितने कोण पे करंट का मान कितना है, कितने कोण पे करंट का मान कितना है। ये जो होता है ये होता है तात्क्षणिक वैल्यू, ये दिखाता है तात्क्षणिक, मतलब इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो V है, जो वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है भाई, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब कि एक किसी भी समय पे इसका वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि इसका तो लगातार बदल रहा है समय के साथ ना। तो मान लीजिए हम कहना चाह रहे हैं यार, अच्छा इतने एंगल पे है, जब इतने एंगल पे, अभी एंगल उंगल सब आपको बढ़िया समझ में आएगा, एंगल का मतलब क्या हो गया, ठीक है। जैसे ये ओमेगा टी है, तो ये क्या है, ओमेगा टी। ये देखिए जो ओमेगा है ये है कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, जिसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इंग्लिश में। और टी क्या है भाई, समय है। अब देखिए कोणीय वेग मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पे, बाकी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग क्या होता है भाई, जैसे आप यहाँ से चले गए वहाँ वस्त्रा मोड़, आप दूरी तय किए, तो इसे हम कहेंगे ये जो चाल थी आपकी ना, ये रेखीय चाल हो गई, ठीक है। ये कौन सी चाल हो गई, रेखीय चाल। लेकिन अगर आप किसी फील्ड में ऐसे चक्कर मार रहे हैं तो वृत्तीय चाल हो गई आपकी, तो वहाँ जो चाल होगी उसे हम रेखीय चाल ना कह के हम कहेंगे ये जो चाल होगी आपकी कोणीय वेग होगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी से आप चक्कर मार रहे हैं उसको, किससे, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब किसी भी केंद्र के इर्द गिर्द अगर आप घूम रहे हैं तो ये जो होती है इसे हम रेखीय चाल ना कह के, हम सबसे अच्छा तरीका होता है हम इसे कहें कोणीय वेग ये है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर रहे होते हैं, कोण बना के घूम रहे होते हैं। जैसे कभी आप हो सकता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया है आप, मान लीजिए ये थीटा हो गया, फिर यहाँ आप गए होंगे तो थीटा प्लस कुछ रहा होगा, फिर आप गए होंगे तो यहाँ पे थीटा में जोड़ दिए होंगे तो ये 90 अंश आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से आप घूम रहे हैं। तो ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा मान लीजिए आप v वेग से कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आप ये जो थीटा दूरी कवर किए हैं, t सेकेंड में थीटा दूरी कवर किए हैं जी। थीटा दूरी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोणीय दूरी आप कवर कर रहे हैं। तो हम करें इतना थीटा आप चल लिए हैं, इतना थीटा आप चल लिए हैं। इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि ये मतलब हमारे ना सोचने के ऊपर होता है कि हमको मतलब क्या चीज़ पढ़ाया गया है, क्या चीज़ सिखाया गया है। जैसे कि मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं घड़ी का हम लोग। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी है, इस चीज़ को समझिए ताकि आसानी हो। बाकी आप देखो कुछ चीज़ें ना खाली फील की जाती हैं कि हाँ ऐसा होता है ना। अभी जैसे हम ITI पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है हर चीज़ PhD की तरह करने लगे, तब खत्म हो जाएगा भाई साहब।
कुछ चीज़ें बताया जा रहा है उसको एग्जैक्ट दिमाग में बैठा लो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है ना। PhD करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा मेन उद्देश्य है नंबर अच्छा से आना चाहिए, फिर आगे चलेंगे भाई। TG2 का एग्ज़ाम देंगे तो बढ़िया से। पहला जो होता है लड़कों का, ITI वालों का सपना है यही, UPPCL TG2 ना, आएंगे फिर मज़ा। तो कभी भी मतलब सोच ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ समझना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, फिर ऐसे अच्छी है लेकिन ज़्यादा अगर घुसने लगोगे भाई वो तो बहुत लंबा है, फिर खोजते रहो ना। तो देखो जैसे कि मान लो ये हमारी घड़ी हो गई भाई, ठीक है। अब देखो ये घड़ी हो गई, अब यहाँ देखिए कितने अंश का कोण बन गया, 19 डिग्री। 19 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे तो π/2 लिखेंगे ना, π/2 लिखेंगे रेडियन में। अब ये कितना बचा है इसमें कोई बता सकता है? छोटी सुई है, मान लीजिए बड़ी सुई है, कितना बचा है? 3। हाँ कितना बचा है? 3 बचा है ना, सही तो है, 3 बचा है। अब देखिए ये घड़ी कैसे चलती है भाई, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। अगर मैं कह दूं ऐसे की मैं ना ये नहीं, अब हमें आदत है यार 3 बजा है, तुरंत दिमाग में आ गया एक सुई ऐसे होगी, एक सुई ऐसे होगी। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि देखिए क्लॉकवाइज 19 डिग्री, क्लॉकवाइज 19 डिग्री, तो आपको समझ में आएगा कितना बजा है? थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा क्लॉकवाइज 19 डिग्री ये कार है, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज चलेगी, ये हुआ 19 डिग्री, ये हुआ 19 डिग्री ना। ऐसे यहाँ पे है 0 0, ये रेफरेंस है 12। यस सर। यहाँ पे फिर क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसे आएगा यहाँ पे 19 डिग्री। तो यही चीज यहाँ पे ना समय न लिख के यहाँ पे हमें कोण के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, समय न लिख के कोण के रूप में। जैसे हम यहाँ पे समय दिखाते हैं, आप बहुत इजीली मान लिए चलो ये समय है, लेकिन हम यहाँ समय नहीं दिखाएंगे। अब साइन वेव पढ़ेंगे तो हम इसको दिखा देंगे ओमेगा टी। हम क्या दिखाएंगे? जैसे ये देखो ये जो है ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा से ये थीटा दूरी तय किया कितने समय में? 30 सेकेंड में। तो अगर हमें ओमेगा निकालना होगा तो हम कहेंगे थीटा बाई टी, थीटा बाई टी, या थीटा बराबर निकालना होगा तो ओमेगा टी, ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी। तो हम ये थीटा की जगह से हम अब क्या लिखेंगे भाई? ओमेगा टी लिखेंगे। और ये ओमेगा क्या है? ये कोणीय वेग है। कोणीय वेग मतलब रेडियन प्रति सेकेंड। कोण का मात्रक रेडियन होता है, डिग्री भी होता है। अगर हम यहाँ पे कोण का मात्रक रेडियन ले रहे हैं तो समय का मात्रक होगा सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड इस ओमेगा का मात्रक होगा। क्या होगा? इस ओमेगा का मात्रक रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए हम यहाँ पे इस ओमेगा टी का मात्रक निकालना चाह रहे हैं, ओमेगा टी का, तो ये हो जाएगा भाई रेडियन प्रति सेकेंड और बटे इनटू सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड ये कट जाएगा, ये हो जाएगा रेडियन, ये हो जाएगा रेडियन। तो कहने का मतलब यह भी एक प्रकार का एंगल ही है, एंगल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो थीटा बराबर ओमेगा टी आ ही गया, दिखाई दिया है, तो ओमेगा टी कहीं भी लिखा रहेगा तो आप समझेंगे बस ये एंगल है भाई, ठीक है। बाकी हम इसको ना समय की जगह पे हम अब लिखेंगे ओमेगा टी। अब देखिए अब हमारा जो साइन वेव होता है, ठीक है, एसी जो वोल्टेज होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये है ना, एसी वोल्टेज कहने की आदत पड़ गई है लेकिन ऐसे कहना चाहिए। ये क्या है भाई? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ना कि एसी वोल्टेज। एसी में करंट भी आ गया, मतलब आप करें अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। ये क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जैसे ए भी कहने की आदत नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती नहीं विभव, प्रत्यावर्ती विभव कह सकते हैं। ये क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब हम क्या करेंगे? इस ओमेगा टी को, टी के जगह पे हम कोण का मान रखते हैं। जैसे 0 डिग्री पे साइन 0 अंश पे मान क्या होगा? साइन 0 अंश का मान 0। अब जैसे हमको अगर इसका वेव फॉर्म बनाना हो तो साइन 0 का मान क्या होगा भाई? 0 होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसी प्रकार हम बढ़ाते जाएंगे। साइन 90 अंश का मान 1, कहने का मतलब ये 1 लिखेंगे तो यहाँ V मैक्स आपका आएगा। V मैक्स मतलब ये जो वोल्टेज होगा जितना भी होगा अपने मैक्सिमम तक यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम तक ऐसे पहुँचेगा। फिर देखिए 90 पर साइन 180 अंश आएगा। साइन 180 अंश का मान 0 होगा ना, साइन 180 अंश मान 0, यहाँ पहुंचाएंगे ये 0, फिर वहीं आ गया 0 आया।
ये देखिए, अब फिर कहेंगे, फिर 180 में क्या जोड़ेंगे? 90। कितना होगा? 270 ही होगा ना? 180 90 270। अब देखिए फिर साइन 270 अंश मान कितना हो जाएगा? 1 होगा, 1 होगा, फिर भी मैक्स पे पहुंचेगा। फिर देखिए जब 270 अंश का कोण बनेगा ना, फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा। फिर 270 में क्या जोड़ेंगे? 90, फिर हो जाएगा 360, और 360 में ये पूरा अपना एक चक्र कवर कर लेगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे ना, फिर ये 0 पे आ जाएगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जो हमारी AC करंट होती है ना, एक साइकिल कंप्लीट करने में देखिए 1 2 3 बार 0 मान प्राप्त करेगी, 3 बार 0 मान प्राप्त करेगी एक साइकिल कंप्लीट करने में। 1 2 3 बार 0 और 2 बार मैक्सिमम मान प्राप्त करेगी, एक साइकिल कंप्लीट करेगी। एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब ऐसे यहाँ पे था और ये घूम के फिर यहाँ पे चला आया। तो ऐसे में क्या होगा कि ये 1 2 3 बार तो 0 मान प्राप्त करेगी, ठीक है, 3 बार 0 मान प्राप्त करेगी और 2 बार अपना मैक्सिमम मान प्राप्त करेगी ये। तो ऐसा कहीं भी सिंबल अगर दिखे आपको तुरंत समझेंगे ये भाई इसका मान और दिशा समय के साथ बदला कि नहीं। और यहाँ समय क्या है? हमारा एंगल है, कोण हमने यहाँ समय मान लिया। ऐसे नहीं मान रहे हैं 3 बजे 4 बजे या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, नहीं, 30 अंश पे 45 अंश पे 90 अंश पे 360 अंश पे करंट या वोल्टेज क्या दिखा रहा है अपना मान। हमने यहाँ पे क्या लिया? समय, एंगल को लिया। यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा क्या दिखाएंगे? ओमेगा टी, ऐसे। इतना चीज क्लियर हुआ? ठीक है। एसी अब देखिए, अब हम ना, जैसे अब हमसे कोई पूछे यार एक एसी जो करंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितना होती है भाई? 50 हर्ट्ज होती है। इतना बात क्लियर है? हमारे इंडियन सप्लाई सिस्टम की जो एसी का मानक फ्रीक्वेंसी है कितना है? 50 हर्ट्ज है। अब देखिए ये क्या है भाई? 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर रही है। 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर रही है। देखिए यहाँ तो अभी मान लीजिए आपकी लाइट अभी बंद है, तो जब हम लाइट शुरू करेंगे तो अभी बंद है, तो हम इसको तो कैलकुलेट करेंगे नहीं क्योंकि अभी तो बंद ही है भाई। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट यहाँ से चलना शुरू होगी, तुरंत लाइट चलेगी, फिर यहाँ बंद होगी और यहाँ बंद होगी, 2 जगह। समझ में आया चीज? अभी जब हम लाइट को शुरू करेंगे तो ये लाइट ऐसे चलेगी, अपने मैक्सिमम पे चलेगी, बल्ब हमारा जलेगा। असल में अगर सच में अगर देखा जाए ना तो बल्ब हमारा जरूर लप 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 कर रहा होगा, लेकिन इतना कम समय में ये चीज होता है कि हमें दिखता ही नहीं है। अब जैसे बल्ब यहाँ से जली, यहाँ बंद हुई, फिर यहाँ बंद हुई, एक साइकिल में कितनी बार हमारे जलाने के बाद कितनी बार बंद हुई? 1 और 2 बार, 3 बार कहा, वो तो बंद ही थी ना, उसको तो हमारे जलाने के बाद, यहाँ तो बंद ही है, यहाँ जलाना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ बंद होगी और यहाँ बंद होगी। तो एक साइकिल में कितनी बार बल्ब बंद हुई? 2 बार। तो 50 साइकिल में कितनी बार? 100 बार। 50 साइकिल में 100 बार। तो कहने का मतलब है कि जब हमारी जो एसी सप्लाई होती है वो कितनी बार आपको अगर पकड़ लेगी तो कितनी बार छोड़ने का मौका देगी? मतलब 100 बार वो पकड़ेगी ना, मतलब 100 बार छोड़ेगी पकड़ के। समझ में आ रहा? देखिए 1 2 एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार तो मैक्सिमम होगी और 2 बार 0 होगी। क्या मतलब बल्ब जो है 1 सेकेंड में कितनी बार जलेगा और कितनी बार बुझेगा? 100 बार जलेगा और 100 बार बुझेगा। समझ में आया ना? 1 सेकेंड में, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है भाई? 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में साइकिलों की संख्या, फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में साइकिलों की संख्या, और यहाँ पे 1 सेकेंड में साइकिलों की संख्या कितनी है? 50 है। तो ये देखिए है एसी हमारी ना। समझ में आया? आइए अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है भाई। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। अच्छा यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे जो एडिसन, कौन थे भाई? थॉमस अल्वा एडिसन और एक निकोलस, 2 मतलब बहुत महान वैज्ञानिक हैं। ये जो एसी की देन है निकोलस वैज्ञानिक जो थे उन्हीं की देन है।
थॉमस अल्वा एडिसन, ये भी बहुत सर्वश्रेष्ठ महान वैज्ञानिकों में से एक थे। जी। तो ये 1879 की बात है जब इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उसमें डीसी बल्ब का इन्होंने आविष्कार किया था। कौन? एडिसन। ठीक है, 1879 में इन्होंने डीसी बल्ब का आविष्कार किया। नाम आपने सुना ही होगा, बहुत लोग बताते हैं मोटिवेशनल के रूप में भी। कितनी बार प्रयोग किए थे? 10,000 बार। हार नहीं माने, और यहाँ लड़के 1-2 बार एग्जाम देते हैं, हार मान जाते हैं, नहीं हो रहा है कि नहीं। 1-2 बार रिएक्शन आया नहीं हो गया ठीक है। तो इतना मतलब असफलता देखने के बाद उनसे पूछा गया, आप बताइए इतनी बार असफल हो गए, कहें पागल हो भाई, मैं इतनी बार जो है खोज के बता दिया कि बल्ब इतने तरीके से नहीं जल सकता है ना। तो ये महान वैज्ञानिक थे जो निकोलस थे, इनके स्टूडेंट की तरह थे, छात्र थे। तो जब अब ये डीसी में लगे हुए थे तो निकोलस वैज्ञानिक भाई साहब आए, कहीं यार अपने गुरु से, देखिए ऐसी ऐसी बात है, अब डीसी नहीं एसी पे चलाइए। तो उनको लगा अरे यार ये तो मेरा कुछ ठप कर देगा, अब इसका ज़्यादा नाम होने लगेगा। उनको भाई वैज्ञानिक है, उनको तो पता चल ही गया होगा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ खोज लिया। अभी हम डीसी में उलझे हुए थे तो एसी खोज लिया। तो वो ना अपने स्टूडेंट को दबाने की कोशिश करने लगे हैं कि यार ये भाई साहब ये गड़बड़ है, बहुत खतरनाक चीज़ खोजे हो, आदमी तो मरमुरा जाएंगे। आप देखे होंगे घर में, जैसे जो बहुत पहले जब एसी मतलब ये करंट थी ना, जैसे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे इसके बारे में, तो इस साला कपड़ा ऐसा बांधते थे पूछो मत, अरे निकल के ना मार दे लाइट। हाँ, जब शुरू में मतलब स्टार्ट हुआ था, लगता था कि हाँ गांव में जैसे पहले दीपक उपक जलते थे, फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें हम लोग देखे हैं ना, दीपक जलते थे, तेल उल जलाते थे, लाइटें साफ करते थे। अब कहाँ कौन लाइटें साफ कर रहा है, अब तो इमरजेंसी लाइट आ गई है वगैरह वगैरह ना। तो पहले करंट से लोग बहुत डरते थे, भाई दूर ही रहो एकदम, है ही नहीं। अब हम लोग तो छू छा के देख लिए हैं, एक्सपीरियंस कर लिए हैं ना। तो ये जो एडिसन वैज्ञानिक थे, ये ना मतलब डरा रहे थे इनको, यार देखो तुम बहुत गलत चीज़ खोज लिए भाई साहब, ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है, ऐसे तो आदमी मर जाएंगे। लेकिन ये एडिसन जो निकोलस थे, कहे नहीं यार ये मतलब, वो फिर एक और वैज्ञानिक थे, उनके साथ लेके अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए और उसको थोड़ा अच्छे लेवल पे ले जाने लगे। तो इनको लगा कि यार एडिसन ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है, ऐसे में तो हमारी सरकार की फंडिंग जो है रुक जाएगी, पूरा इसको मिलने लगेगी। तो ये क्या किए, ये मतलब जानवरों को, जो एसी करंट थी जानवरों को छुआने लगे इसे, और जानवर ऐसे भाई तड़पने लगा जानवर, तो सब देखें एकदम, आदमी डर गए, अरे तो बहुत खतरनाक है, ये तो घर में कोई आदमी छू लेगा मर जाएगा। तब पर भी उनका मतलब बात ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची, जानवर तक। तब एक कैदी को मतलब फांसी की सजा हुई थी, तो ये एडिसन जो है उसको ना करंट छुआ के, हाँ अब ऐसे में पूरा फैल गया, अरे भाई बहुत खतरनाक है, ये आदमी छू लेंगे आदमी मर जाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते मतलब कुछ उस समय धाराओं का एकदम वार चल गया था, विद्युत धारा का वार के नाम से इस समय सब जाना जाने लगा था, ठीक है ना। बहुत जंग हुआ, फिर ऐसे लड़े, दोनों वैज्ञानिक आपस में खूब लड़े, बातचीत ये, फिर धीरे धीरे भाई एसी तो एसी थी, कितना लड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर एसी की उत्पत्ति हुई, उन्होंने साबित करके दिखाया, नहीं हम पोल बनाएंगे, पोल के ऊपर से ले जाएंगे ऐसे पूरा सप्लाई सिस्टम, फिर धीरे धीरे एसी चलने लगा। अब देखिए जो डीसी करंट था उसका डिसएडवांटेज तो था, जैसे कि डीसी करंट में क्या था, हम ज़्यादा दूर तक सप्लाई नहीं ले जा सकते हैं डीसी करंट। क्यों? क्योंकि डीसी करंट पे हमारा ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे नहीं कार्य करेगा, जल जाएगा, क्या होगा, ठीक है। बस इतना भी जान लीजिए, जो फैराडे का नियम है वो एसी के लिए है, डीसी के लिए नहीं है। फैराडे का नियम डीसी पे लागू नहीं होता है। वही नियम कि चुंबकीय फ्लक्स में एक चुंबकीय फ्लक्स हो, फिर उसमें एक कंडक्टर हो, कंडक्टर और चुंबकीय फ्लक्स में रिलेटिव मोशन कराएं तो वहां पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये क्या था, डीसी करंट के लिए लागू नहीं होता था, ठीक है ना। तो वहां पे देखा गया यार अगर हम ऐसे पे करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारी जो है 110 वोल्ट की मान लीजिए कुछ है डीसी वोल्टेज है, अगर हमको इसको तार से ले जाना होगा, अब यहाँ से मान लीजिए हमको भेजना है भाई अनपरा या दिल्ली भेजना है डीसी वोल्टेज,
अब हम जानते हैं तार में तो एकदम सिमिलर रूप से रेजिस्टेंस होता है। Yes, sir. अगर हमारा इतना वोल्टेज है तो ये बहुत सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा रास्ते में ही। Yes. यहाँ जाते जाते पता नहीं कितना मिलेगा, इतना तो मिलेगा नहीं। Yes, sir. लेकिन हमारा जो एसी करंट होता है ना, आप जानते हैं एसी करंट का जो उत्पादन है वो 11 केवी पे किया जाता है, 11,000 वोल्टेज पे उत्पादन किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। उत्पादन करने के बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इस वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं। इस वोल्टेज को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब यहाँ थोड़ा बहुत ड्राफ्ट होता होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। Yes, sir. फिर हमें यहाँ मिलेगा, जब भी मिलेगा 100 मतलब 11 केवी से तो ऊपर ही मिलेगा। हालांकि जब स्टेप अप करेंगे तो 11 केवी से बहुत ऊपर मिलता है, वो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ेंगे। तब हम यहाँ क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के फिर 11 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं और बढ़िया चाहे जहाँ दिल्ली ले जाओ चाहे जहाँ ले जाओ वोल्टेज को बढ़ा के बस भेज देते हैं। और फिर वहाँ से आराम से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करके लेके फिर अपने घरों में इधर उधर सब सप्लाई भेजने लगते हैं। तो ये क्या था, हमारा एसी में फ़ायदा था इस चीज़ का। डीसी में ऐसा कुछ सुविधा नहीं था, क्योंकि वहाँ ट्रांसफार्मर हम लगा के वोल्टेज को बढ़ा ही नहीं सकते थे, Yes, sir. है ना। तो इसलिए जो है भाई तर्क दिया गया कि ऐसे ऐसे बात है, तो मान लिया सब वैज्ञानिक। और हम लोग आज एसी पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ें एसी पे चल रही हैं, मैक्सिमम चीज़ें चल रही हैं, डीसी पे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, अब जो डीसी जो मोटर होते हैं ना, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे, पूरा लिखेंगे भी अच्छे से। अभी आप कहानी तरह बस ऐसे सुन लो। अब जो डीसी जो मोटर होता है हमारा, अभी आप लोग मोटर के बारे में बताएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जान लो। डीसी मोटर को हम जानते हैं, हमारे मोटर के आर्मेचर में हमेशा एसी उत्पन्न होती है, उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो एसी प्रकार का होगा। अब डीसी मोटर है या डीसी जनरेटर है, हम क्या करते हैं, वहाँ पे कम्यूटेटर लगाते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर हमारा करंट को क्या करता है, चेंज कर देता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। ये डीसी चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, उसमें कम्यूटेटर होता है, ब्रूस होता है। ठीक है, और ये कम्यूटेटर और ब्रूस समय के साथ साथ घिसते भी रहते हैं। तो आप जब भी देखेंगे ना, जो डीसी मशीनें होती हैं, उस समय के साथ साथ उसको मरम्मत करने की भी ज़रूरत होती है। हर महीना दूसरे तीसरे दिन मरम्मत करना पड़ता है, ब्रूस बदलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा जो एसी मोटर होता है, आप देखेंगे जैसे इंडक्शन मोटर हो गया। इंडक्शन मोटर कौन सा भैया, जो गांव में यूज करते हैं, ये भी इंडक्शन मोटर है एक तरह से। ठीक है, इसी प्रकार जो गांव में अपना टुल्लू सुल्लू है, वो क्या है, सब इंडक्शन मोटर है, जिसे हम लोग पानी देखते हैं साल भर 2 साल ऐसे कुआं में पड़ा रह जाता है, मरम्मत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमारा एसी जो डीसी मशीनें हैं ना, वो बहुत कास्टली पड़ जाती हैं, इनको मरम्मत करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारे जो है मतलब दैनिक जीवन में ये सब मोटर बहुत कम यूज़ करी जाती हैं। अधिकतर कौन सी, वही एसी मोटर होती है, जिसे हम कहते हैं इंडक्शन मोटर। समझ में आया, एसी का कुछ फायदा है ना। देखिए भाई, अब हम पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ एसी, एसी का उत्पादन। ठीक, एसी देखिए, ये पढ़ने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए। फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, इसे हम कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय, ठीक है, प्रेरण, ये क्या है इंडक्शन, ये प्रेरण, प्रेरण, इंडक्शन मतलब प्रेरण, और ये क्या है, विद्युत चुंबकीय। फैराडे के, ये लिखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। देखिए फैराडे ने बताया भाई, ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ देखिए, फैराडे जी ने बताया कि अगर किसी कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न कराना है
तो मेन रूप से 3 चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए किसी कंडक्टर में। ध्यान दीजिए, किसी कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न कराना है तो 3 चीज़ों का आवश्यक होना चाहिए। एक चुंबक का, जो हमें चुंबकीय फ्लक्स दें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइनें प्राप्त करके दें, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, सेट ऑफ कंडक्टर होना चाहिए, सेट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अभी हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। मतलब कोई एक चालक होना चाहिए, आप ऐसे समझिए, कोई कंडक्टर होना चाहिए, इतना समझिए। सेट ऑफ कंडक्टर मतलब कोई कंडक्टर होना चाहिए। और फिर रिलेटिव मोशन होना चाहिए कंडक्टर और चुंबकीय फ्लक्स के बीच। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं जिस कंडक्टर को आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस कंडक्टर में धारा फ्लो होने लगेगी। अगर कंडक्टर हमारा क्लोज सर्किट बना रहा है, नहीं तो हमारे कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होगा। और कंडक्टर में जब क्लोज सर्किट आप बना देंगे तो उसमें धारा फ्लो होने लगेगी। क्लोज सर्किट मतलब यही, जैसे यहाँ इसमें कंडक्टर में पंखा लगा के जोड़ दीजिए या बल्ब जोड़ दीजिए तो बल्ब जलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा मतलब धारा फ्लो होने लगा। ठीक, इतना समझ में आया चीज। देखिए इन्होंने क्या बताया भाई, क्या होना चाहिए, चुंबक होना चाहिए, जो पहला आप लिख लेंगे इसी के आगे लिखना है ना, ठीक है। देखिए चलिए इतना याद करके रखिए ना, क्या होना चाहिए, एक मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स, और दूसरा क्या होना चाहिए भाई, सेट, कंडक्टरों का सेट होना चाहिए, सेट ऑफ कंडक्टर। ये हम लोग मशीन में बढ़िया से पढ़ेंगे ना, सेट ऑफ कंडक्टर। ये सेट ऑफ कंडक्टर क्या होता है, वाइंडिंग क्या होती है, ठीक है, हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे मशीन में। और तीसरा जो होना चाहिए, इनके और इनके बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मतलब सापेक्षिक गति। अभी बता रहे हैं, या रिलेटिव स्पीड या कुछ भी लिख लीजिए, रिलेटिव स्पीड। मोशन लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, मोशन सही है ना, रिलेटिव मोशन होना चाहिए मतलब सापेक्षिक गति। रिलेटिव मोशन मतलब जैसे कि अब देखिए, समझिए इस चीज को, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक चुंबक है भाई, ये है N और एक चुंबक यहाँ पे है और ये है S है चुंबक। अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स जो होगा N से निकल के S की ओर आएगा, सही बात है, ऐसे ध्यान दीजिए इस चीज को, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक कंडक्टर रख दे रहे हैं, ये ऐसे कंडक्टर, ठीक है, ये हमने कंडक्टर रख दिया, ठीक है ना। क्या रख दिया, कंडक्टर, ये घूमेगा, वही जो बीच में होता है, आप देखे होंगे जो हम लोग वहाँ पे देखे थे ना, मशीन खोले थे, इसमें कंडक्टर रखा हुआ था ना, जो घूमता है, ये वही घूमने वाला है। यन और यस के बीच, पोलों के बीच गति करेगा ये, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, इस कंडक्टर में बाइंडिंग की गई है, ये बाइंडिंग का मान लीजिए वायर है, यही मेन कंडक्टर मतलब वही जिसमें करंट फ्लो हो। ये क्या है, ये भाई कंडक्टर में बाइंडिंग की गई है कॉपर की, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस वायर को डायरेक्ट इसे बाहर निकालेंगे तो वायर तो उलझ के टूट जाएंगे, टूट जाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ही सॉफ्ट पे, ये सॉफ्ट देखिए है ऐसे सॉफ्ट, ध्यान दीजिए इस चीज को, इस सॉफ्ट पे हम क्या करते हैं, स्लिप लगा देते हैं। इस सॉफ्ट पे हम क्या करेंगे, स्लिप लगा देंगे ऐसे, ये ऐसे स्लिप लगा देंगे, समझ रहे हैं। और इसको हम ऐसे कर देंगे ऐसे, फिर ये सॉफ्ट फिर हम आगे ले जाएंगे और एक स्लिप फिर हम यहाँ से लगा देंगे ऐसे। ये हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे सेकेंड ईयर में, पहले यहाँ बस समझ लीजिए आप, ऐसे ये स्लिप ऐसे रहेगा। अब देखिए इसका एक वायर हम अंदर से इसी में जोड़ देंगे, एक वायर हम इसमें जोड़ दिए और एक वायर यहाँ से हम अंदर से ले जाके इसमें जोड़ देंगे ऐसे, समझ में आ रहा है।
अब देखिए क्या होगा, ये इसमें से जितना करंट आएगी इस पूरे स्लिप पे रहेगी और एक करंट आके इस पूरे स्लिप पे रहेगी। अब हम यहाँ पे एक ब्रश लगा देते हैं, कार्बन ब्रश, ठीक है। स्प्रिंग से इसके ऊपर दबाव डाला जाता है, ऐसे स्पर्श करता हुआ एक ब्रश लगा देंगे, ऐसे स्पर्श करेगा बस, यहाँ से लगा देंगे कार्बन ब्रश, पूरा कार्बन कर दे रहे हैं, और एक ब्रश हम यहाँ लगा देंगे, ऐसे स्पर्श कर देंगे, ठीक है। ये बस इसको स्पर्श करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अब जैसे कि मान लीजिए ये सफ़ेद वाला जो है एक स्लिप हो गया, ये ब्लैक वाला एक स्लिप हो गया। अब हमको सप्लाई लेना है, एक बार इसको टच करा देंगे, एक ऐसे टच करा देंगे, और इन दोनों से हम बाहर सप्लाई ले लेंगे। अब ये देखिए ऐसे घूमता रहेगा, ये खाली स्पर्श करा रहेगा, तो हमारे तार उलझेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। ऐसे देखिए टच है ना इसमें, स्प्रिंग से इसके ऊपर ऐसे दबाव डाला रहता है ना। और कार्बन जो ब्रश होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नर्म होता है। कार्बन ब्रश लगाने का यही फायदा होता है, यह घिसेगा नहीं, इसके स्लिप को एक घिसेगा नहीं, बल्कि ये खुद घिस जाएगा, ठीक है ना। और बाकी हम पूरा अपना सप्लाई यहाँ से ऐसे मान लीजिए लोड लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ से सप्लाई बाहर ले लिए, ठीक। तो ये होता है। अब देखिए, अब ये हमारा कंडक्टर, अब इसको हम किसी से घुमाते हैं, जनरेटर से इसी चीज को घुमा देते हैं। मान लीजिए यहाँ जनरेटर लगाए हैं, पट्टा लगा के इसे घुमा देंगे इसको, अब ये घूमेगा ऐसे चारों तरफ, ये घूमेगा ऐसे ऐसे। देखिए ऐसे मान लीजिए ये ऐसे है, अभी ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है, ऐसे ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अब जैसे हमारा मैग्नेट ऐसे हम 3D में नहीं बना पाए हैं, अब यही चीज आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे बेलनाकार रहेगा, ये बेलनाकार रहेगा, ऐसे घूमेगा, तो ये क्या होगा, अब इसको ना कोण पे काटेगा, ऐसे 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 घूम रहा होगा, ऐसे कोण पे काटेगा। तो यही चीज हम अब दूसरी जगह बना रहे हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब इनके ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइनें हैं, अब ये घूमेगा तो ये कभी 45 अंश होगा, कभी 30 अंश होगा, कभी 90 अंश होगा। तो ये क्या होगा, इनके बीच रिलेटिव स्पीड आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये जो मैग्नेट है, ये क्या है भाई, हमारा वो है स्थायी चुंबक है, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलेंगी वो भी स्थायी रहेंगी, स्थिर वाली रहेंगी, परिवर्तित मान वाली नहीं रहेंगी ना। ये परिवर्तित मान वाली नहीं रहेंगी, तो परिवर्तित इसको करना पड़ेगा, इसको हमें घुमाना पड़ेगा, ताकि इनके बीच रिलेटिव स्पीड आ सके। रिलेटिव स्पीड मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे, और मेरे चारों ओर कोई घूम रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है, तो मैं कहूँगा भाई मेरी स्पीड 0 है, इनकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तो बताओ रिलेटिव स्पीड हमारे बीच कितना है। तो आप कहेंगे 0 या 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकेंड आप दोनों की रिलेटिव स्पीड है। अब मैं भी 2 मीटर प्रति सेकेंड से घूम रहा हूँ, वो भी 2 मीटर प्रति सेकेंड से घूम रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई बताओ रिलेटिव स्पीड कितना हुआ, कितना, 0 हुआ। मतलब हमारे और उसके बीच जो रिलेटिव स्पीड है, इसको समझने की कोशिश करो, मतलब उसको और हमको लगेगा कि हम दोनों खड़े ही हैं, तो ये होती है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। समझ में आया ना, कि मतलब हमारे सापेक्ष या उनके सापेक्ष आपको क्या पता चल रहा है, वो होती है रिलेटिव स्पीड। तो देखियो ये तो भाई खड़ा है, ये खड़ा है, ठीक है, तो कहने मतलब इसको हमें रिलेटिव स्पीड मिलना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये खड़ा है, स्थिर है चुंबकीय फ्लक्स, तो हमें इसको गति कराना पड़ेगा, इसको हिलाना पड़ेगा किसी स्पीड से। अब सोचो ये उतना ही परिवर्तित हो रहा है जितना ये परिवर्तित हो रहा है, तो रिलेटिव स्पीड होगा, नहीं होगा, तब भी हमारा ईएमएफ नहीं उत्पन्न होगा। मतलब रिलेटिव स्पीड होना जरूरी है। जैसे इसे फ्लक्स आ रहा है, इसको कंडक्टर लेके हिलाओ, ये फ्लक्स अगर स्थिर है तो हमारे इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होगा। अगर आप एक क्लोज सर्किट बनाएंगे तो फिर धारा भी बहने लगेगी, ठीक है ना। तो जो प्राइम मूवर होते हैं, जैसे जनरेटर जो होता है हमारा, उसमें प्राइम मूवर डीजल इंजन होता है, हम उसको क्या करते हैं, इसके फ्लक्स में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव स्पीड लाने की कोशिश करते हैं, उसको घुमा के, ठीक। अब देखिए इसी चीज को, ठीक है, आप ये बना लेना ये चीज। अब देखो इसी चीज को हम कैसे बनाएंगे, चलिए अच्छा इतना बना लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। आप लिख लीजिएगा, चलिए भाई देखिए,
देखिए ये N है, ये S है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइनें हैं। फाराडे के नियम के अनुसार जो सूत्र दिया गया है, ठीक है, वो होता है भाई E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये जो माइनस है ये लेंज के नियम के अनुसार आया है यहाँ पे, ठीक है। EMF जो उत्पन्न होता है वह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको भी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो एन डी फाई बाई डी टी, ये एन जो है उन जो कंडक्टर में कितने टर्न है, नंबर ऑफ कंडक्टर, उनकी संख्या। जैसे हमने अभी एक कंडक्टर लेके देखा, यहाँ एन बराबर 1 लिखेंगे, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के लिए है तो ट्रांसफार्मर जो में वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग के टर्नों की संख्या होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ही ज़्यादा EMF होगा। ये तो बात क्लियर है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि भाई ये फ्लक्स परिवर्तन है, फ्लक्स परिवर्तन की दर, D का मतलब चेंजिंग ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। समय के साथ जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, अगर जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा EMF होगा। कोई कंडक्टर फ्लक्स में जितना ज़्यादा परिवर्तित करेगा, जनरेटर की स्पीड बढ़ा दो वोल्टेज कमान बढ़ जाएगा। जनरेटर बुक बुक चल रहा है, वोल्टेज भी लुक लुक करेगा। कभी बारात में आप लोग नहीं देखे हैं, जनरेटर धीरे धीरे चलने लगता है तो लुक 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 लुक, वहाँ से क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है प्रभावित होती है, कम हो जाती है ना। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब फ्लक्स में जितना ज़्यादा परिवर्तित होगा उतना ही ज़्यादा, फ्लक्स में परिवर्तन हो ही ना तब EMF 0 राइट। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए इस जगह पे एक समय में हमारा कंडक्टर जो गोला कंडक्टर है ये ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। ऐसे ये कंडक्टर ऐसे लगा होगा, ये ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमते घूमते ऐसे जाएगा। एक समय मान लीजिए हमारा कंडक्टर भाई ऐसे था, ठीक है। कहने का मतलब इस फ्लक्स के बिल्कुल समांतर, इस फ्लक्स के बिल्कुल समांतर, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये फ्लक्स को चेंज ही नहीं कर पाएगा, फ्लक्स को क्या नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये A पॉइंट हो गया उसका, ठीक है। ये क्या हो गया, A हो गया। ये फ्लक्स को क्या किया, नहीं चेंज कर पाया। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पे आया घूम के, ये इसके बीच यहाँ पे आया, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे ना, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये फ्लक्स जो है इसको मैक्सिमम काट रहा है, फ्लक्स को क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम कवर कर रहा है, मैक्सिमम काट रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे E जो होगा वो मैक्सिमम होगा, EM देखेंगे, E जो है यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ पे जो E होगा भाई, E या V कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे E 0 होगा जब वो फ्लक्स को काटेगा ही नहीं, ठीक है। फिर ये घूम के फिर यहाँ पे आएगा, कुछ फ्लक्स को काटेगा, कुछ हमारा EMF उत्पन्न होगा, फिर ये घूम के फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये घूम के हमारा कंडक्टर ऐसे ही घूमेगा ना, ऐसे घूम के यहाँ आ जाएगा, फिर ये घूम को यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम पे ना, इस तरह से ये घूमेगा, फिर ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा ऐसे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल 0 है। अब देखिए इसी को अगर हम दिखाए थे तो कैसे दिखाए थे भाई, ऐसे। अगर यही चीज हम ग्राफ में दिखाना चाहें, ये देखिए क्या हुआ, ये इतना, ये मतलब ऐसे हमारा चला, ठीक है। हम कह रहे हैं ये जो है A, हम इसको A नाम दे दिए, A, फिर हमारा ये B है, ये हमारा C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये फिर H है, फिर A आ गया, ठीक। ये हमारा A है, A पे क्या था, 0 था, कोई भी हमें वोल्टेज नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए B आया, फिर C पे हमारा मैक्सिमम है, तो यहाँ पे C आपका मैक्सिमम मान लीजिए ये है, ठीक है। C पे मैक्सिमम, ये ऐसे आया मैक्सिमम। फिर देखिए कहाँ पे 0 हो रहा है, E पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे E, ये मान लीजिए जहाँ भी मिलेगा यहाँ पे 0 हो गया E, फिर ये माइनस में जाएगा, फिर ये मैक्सिमम, फिर यहाँ पे 0, ठीक है। कहने का मतलब देखिए ये जो पॉइंट है ये हमें ध्यान देने वाला, ये है और फिर ये A है, ये वाला देखिए A है, फिर ये C, फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, G, हाँ
ये तो जीरो ई जीरो है, चलिए ई को भी यहाँ पे लिखिए, ये ई है, ठीक है, ये ई हो गया, फिर ये क्या है जी, ये जी है, फिर ए ए, फिर यहाँ पे ए आ गया, जहाँ से शुरू था वहीं पे आ गया, फिर जीरो हो गया, ठीक। अब देखिए भाई बाकी जो बच गए ये है, ये है और ये है और फिर ये है, ये हमने दिखाया ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये भाई अगर डिग्री में हम दिखाना चाहें तो ये है 0 डिग्री, ठीक है। 0 के बाद ये यहाँ पे आ गया, ये है 45 डिग्री, 45 गुना फिर ये 45, ये 45, ये हो गया 90, 90 में मैक्सिमम मिला था कि नहीं, 90, फिर 90 में 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़िए 135, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, 180 अच्छा 180, 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। इस प्रकार ऐसे ही लिखते हुए चले जाएंगे आप ना, ऐसे ऐसे इसमें भी दिखाएंगे। यहाँ पे क्या है भाई 0 डिग्री, यस सर ठीक है, यहाँ से हम शुरू किया है ना, यहीं से रेफरेंस हमारा यही है, जो रेफरेंस लेंगे वो 0 हो जाएगा, 0 यहाँ से, फिर यहाँ गए बी हो गया हमारा 45, बी क्या हो गया 45, फिर ई क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, फिर 90 में 45 जोड़ दिए 135, ये 135 हो गया डी, फिर ई कितना हो गया भाई 180, 180 में फिर 45 जोड़ देंगे 225, 225 में फिर 45 जोड़िए 270, 270 में 45 जोड़िए, एच का मान आया कितना होगा डिग्री 315, 315 में 45 जोड़ेंगे फिर कितना जाएगा 360, फिर ये देखिए ए पे आके 360 अपना चक्र पूरा कर लेगा, और जो यहाँ पे है ये है 360 ए, ठीक समझ में आया ना। तो हमारी ये है भाई एसी की एक साइकिल जो कंप्लीट करेगा तब वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ना। अब देखिए यहाँ रुकिए, अच्छा इसको मैं साफ साफ बना दूंगा ना, ठीक है। ये लिख लिया यस सर। देखिए ये 0 होगा, हम यहाँ पे दिखाएंगे ओमेगा टी, ठीक है। देखिए ये जो होगी आपकी, ये होगी कितना भाई 90 डिग्री, इसको डिग्री में है रेडियन लिखेंगे तो π/2 क्या होगा π/2, ये रेडियन मतलब 180 होता है ना, यस सर। π/2, और यहाँ पे कितना होगा 180, इसको क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे रेडियन में, और यहाँ पे क्या होगा भाई 270, इसको क्या लिखेंगे पाई में, हाँ देखिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसे निकाला करिए तो 1 डिग्री बराबर आप लिखेंगे π/180, तो कितना 270 बराबर कितना, तो आप लिखेंगे पाई बटे में 180 मल्टीप्लाई 270, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 3 छाक 18, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, मतलब 3π/2, इसको लिखना होगा रेडियन, क्या लिखेंगे 3π/2, ये समझ में आया ना किसी तरह से, और ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 2π, ठीक। देखिए ये जो होती है भाई, ये आपका होता है मैक्सिमम वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज का हम वेव बनाए हैं साइन वेव, ठीक है। अच्छा इसको अगर कोई पूछे आपसे कि यार ये कौन सा वेव है, तो हम इसे कहते हैं देखिए साइन वेव, या इसे हमारा पूरा जो नाम होता है ये साइनो, देखिए साइनोसॉइडल वेव, ये कौन सा वेव है साइनोसॉइडल वेव इसे कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये होता है आप मैक्सिमम
जो मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त करती है, मान लीजिए V है तो हम इसे कहेंगे V मैक्स है ये, और ये निगेटिव में V मैक्स है। ये जो होगा यहाँ पे जो होगा ये निगेटिव में V मैक्स होगा, ये पॉजिटिव में होगा। और इसके बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, VPP। VPP का मतलब क्या है भाई, VPP ठीक है, इसका मतलब होता है पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज। पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब चाहे साइन हो वोल्टेज है तो हम वोल्टेज कहेंगे, करंट होगा तो करंट कहेंगे, ठीक है। अगर ये करंट का हम वेव दिखाएं हम कहेंगे ये जो है पीक टू पीक करंट। पीक टू पीक वोल्टेज और पीक टू पीक करंट क्या होता है भाई, देखिए वोल्टेज या करंट वेव का ऊर्ध्वाधर लंबाई होती है, ऊर्ध्वाधर पूरी लंबाई होती है, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम तक की, जितना टॉप ये इसका ये है, बॉटम ये है, इनके बीच जो ये ऊर्ध्वाधर लंबाई है टॉप से बॉटम, उसे हम कहेंगे VPP। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, V मैक्स है, और यहाँ से यहाँ तक का भी वोल्टेज माइनस में V मैक्स है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे टोटल वोल्टेज कितना है तो आप कहेंगे 2V मैक्स है, और यही होता है आपका पीक टू पीक वोल्टेज। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं VPP बराबर 2V मैक्स। अभी हम लोग RMS वोल्टेज ये सब डिस्कस करेंगे, अभी जितना आवश्यकता है उतना ही करते हैं ना। तो इतना समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक साइकिल कंप्लीट करने में आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी हम कल लिखवाएंगे, आज टाइम नहीं है उतना। इसे हम कहते हैं आवर्तकाल, मतलब एक दोलन, एक साइकिल पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल। तो आधा साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा भाई, कोई बता सकता है क्या? एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने में T समय लग रहा है, तो आधा साइकिल करने में T/2। आधा साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, T/2 लगेगा समय। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तब अब देखिए जो इंस्टेंटेनियस, जैसे हमारा साइन वेव क्या आया था, जैसे हम वोल्टेज को अगर लिखना चाहें तो हम V बराबर लिखते हैं, ये देखिए ऐसे लिखेंगे V मैक्सिमम वोल्टेज फिर साइन ओमेगा T, यही ना। अब ये हम बोले थे ये भाई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब क्या है कि अगर कोई इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी एंगल पे वोल्टेज कितना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब किसी भी एंगल पे आप वोल्टेज का मान पता कर सकते हो। जैसे हमारा मन है 0 पे वोल्टेज बताओ भाई कितना है, तो आप साइन ओमेगा T का मान रखेंगे 0 हो गया भाई इंस्टेंटेनियस, मतलब 0 एंगल पे 0 वोल्टेज। चलो भाई 45 अंश पे बताओ, 45 का यहाँ पे करिए, साइन 45 अंश का मान 1/√2, हाँ साइन 45 अंश का मान ये होगा ना, तो क्या कहेंगे V max/√2, ये होता है इंस्टेंटेनियस का मतलब। फिर कोई कहे 90 अंश बताओ भाई, तो कहेंगे अब मैक्सिमम वोल्टेज होगा 90 अंश पे, ये V max हो बचेगा। समझो ठीक है। इसी प्रकार अगर करंट का दिखाना हो तो करंट बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा T। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए इतना अच्छा नोट कर लीजिए। चलिए समय हो गया, बाकी आगे कल डिस्कस करेंगे।